ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों पढ़ना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई, इंडिया में बैठे हुए फ्रांस की कहानी पढ़ने की हमें जरूरत क्या पड़ गई। फ्रांस की कहानी क्यों पढ़नी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी क्यों पढ़नी है। तो अगर आप देख रहे हो ना, ये इंडिया का प्रियम्बल है, पक्का आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, हो सकता है आपको याद हो सकता है ना भी याद हो, कोई बात नहीं। ये इंडिया का प्रियम्बल है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से ये इंट्रोडक्शन देता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये तीन जो आपको शब्द लिखे दिखाई दे रहे हैं ना, इनको कहते हैं आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये कहाँ से आए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमने लिए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। तो इसलिए हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं एज एंश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन है क्या। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना क्या फर्क होता है जो बच्चा 80% स्कोर करता है और जो 95% स्कोर करता है। कभी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्वेश्चन आए ना अब आगे से कभी भी, तो आपको सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेफिनेशन लिख देना। मान लो क्वेश्चन आता है व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, कॉजेज देने से पहले ना एक बार 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दे देना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन था क्या। और बहुत ही फाइन डेफिनेशन है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की, अगर आपने ये एग्जाम में लिख दी ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा ये बच्चा बहुत तैयारी करके बैठा है, बस ऐसे ही नहीं पढ़ के आया है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता देना प्लीज। ओके, तो देखते हैं क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज एन अपराइजिंग। अपराइजिंग का क्या मतलब होता है, एक आंदोलन उठा था, रिवॉल्ट उठा था, रिवॉल्यूशन उठा था, लोगों ने विद्रोह किया था इन फ्रांस अगेंस्ट द, फ्रांस में हुआ था अपराइजिंग अगेंस्ट द, किसके खिलाफ हुआ था, मोनार्की। मोनार्की क्या होता है, मोनार्की होता है राजा का जो राज होता है ना, राजा रानी जो राज करते हैं। तो राजा रानी के खिलाफ अपराइजिंग हुई थी फ्रांस में फ्रॉम 1789 टू 1799, ठीक है। ये पीरियड बताया कब से लेकर कब तक, लगभग 10 सालों तक फ्रेंच रेवोल्यूशन चला था, विच रिजल्टेड इन द, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। रिपब्लिक की एक सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ। रिपब्लिक का मतलब होता है मेरे देश का जो भी हेड होगा, मेरे नेशन। तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि देश का जो भी हेड है उसको हमने इलेक्ट किया हुआ है। तो हमारे देश का जो प्रेसिडेंट होता है उसको हम लोग इलेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता प्रेसिडेंट का, लेकिन एटलीस्ट इलेक्ट तो करते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक एक और एग्जांपल देता हूँ, नॉर्थ कोरिया सबने सुना होगा, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह न्यूज में हर वक्त आता रहता है, किम जोंग उन, वो क्या रिपब्लिक है, वो अपने देश का एक तरीके से डिक्टेटर है, राजा ही है अपने देश का, तो वो रिपब्लिक है, उसके उसके देश के लोग। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज एन अपराइजिंग इन फ्रांस अगेंस्ट द मोनार्की, मोनार्की मतलब राजा के खिलाफ, फ्रॉम 1789 टू 1799, which resulted in the establishment of France as a republic। राजा को हटाकर रिपब्लिक बना दिया उन्होंने अपने उसको, ठीक है। तो ये देखो सिर्फ 2 लाइन में, मैं क्यों कह रहा हूं कि जब भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्वेश्चन आए तो ये 2 लाइन जरूर लिखना। उससे क्या होगा मैं बताता हूँ, आप जब 2 लाइन लिखोगे ना ये सिर्फ, तो एग्जामिनर समझ जाएगा यार इसने सिर्फ 2 लाइन में इतनी सारी चीजें बता दी हैं मुझे, तो ये बच्चा बहुत पढ़ के आया है, ठीक है। आपने ये भी बता दिया कहाँ पे हुआ था, आपने ये भी बता दिया, सॉरी आपने ये बता दिया व्हाट क्या हुआ था, अपराइजिंग थी, कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में हुआ था, किसके अगेंस्ट हुआ था, मोनार्की के अगेंस्ट हुआ था, कब हुआ था, 1789 से लेके 1799 में हुआ था, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि फ्रांस मोनार्की से रिपब्लिक बन गया, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। तो सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन हम समझ गए, विद्रोह, ठीक है, रिवॉल्ट करना, किसी के खिलाफ खड़ा होना। तो लेकिन ये फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ था, सबसे पहले ये पता कर लेते हैं फ्रांस है कहाँ पे। आप लोगों को पता है फ्रांस कहाँ पर है, फ्रांस है यूरोप में, ठीक है। ये एशिया आप देख रहे हो, ये आपको इंडिया दिख रहा है, इंडिया से जब हम इधर की तरफ जाते हैं तो आता है यूरोप, ये पूरा एक कॉन्टिनेंट है यूरोप। यूरोप में एक देश है फ्रांस, तो ये इस देश की कहानी है, दिख गया आपको फ्रांस, ये इस देश की कहानी है फ्रांस की, बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन है। अच्छा आपको पता है अभी हमने रफाल खरीदे हैं, पता है कि नहीं पता, रफाल खरीदे हमने फाइटर जेट्स। ये रफाल कहाँ से आए हैं, पूरे दिन न्यूज में आजकल रफाल रफाल चलता रहता है, पता है कि नहीं पता रफाल के बारे में। तो ये रफाल कहाँ से आया है, ये फ्रांस से ही आया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता चल गया फ्रांस कहाँ पे है। अब आगे पढ़ते हैं एक कहानी। अब देखो यार हिस्ट्री को ना पढ़ने का मुझे ये नहीं समझ में आता, बच्चे सोचते हैं हिस्ट्री सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, बट बिलीव मी अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ोगे ना तो हिस्ट्री से ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है। हिस्ट्री अगर आप कहानी की तरह पढ़ो तो मुझे लगता है कि आप लोगों का आज से ना फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा हिस्ट्री। तो देखो आज एक कहानी पढ़ते हैं, 14 जुलाई 1789, इस ईयर को याद रखना, ये 14 जुलाई 1789 की कहानी है। क्या होता है इस दिन, बड़ा ही टिपिकल डे है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में। सबसे पहले किंग ऑर्डर करता है अपनी सेना को, किंग क्या ऑर्डर करता है, किंग कहता है पेरिस सिटी में मार्च करो, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो ये सेना ने मार्च करना शुरू कर दिया पेरिस सिटी की तरफ, ये सेना पेरिस सिटी में घुसना शुरू हो गई है। ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि पेरिस सिटी में अप्रेस्ड चल रहा था। किंग समझ चुका था यार रिवॉल्यूशन होने वाला है, ये सब मेरे खिलाफ खड़े होने वाले हैं, इसलिए उसने अपनी सेना को बोल दिया जाके पेरिस सिटी में तैनात हो जाओ कि अगर कुछ रेवोल्यूशन वगैरह होगा तो संभाल लेना, ठीक है। इतने में ना एक रूमर फैल जाता है लोगों के बीच में कि जब सेना अंदर आ रही होती है तो लोगों के बीच में एक रूमर फैल जाता है। रूमर क्या होता है, लोगों में ये रूमर फैलता है कि भाई राजा जी ने बोल दिया है, राजा जी ने ये बोल दिया है कि अगर कोई भी तुम्हारे सामने आए तो उसे उड़ा देना। सेना को खुली छूट मिल गई है कि आप गोलियों से उड़ा देना जो भी सिटीजन सामने आए। तो मतलब अब सिटीजन की जान खतरे में है। ये रूमर था, सच नहीं था, लेकिन रूमर था, लोगों में डर तो फैल ही गया था ना। अब एक बात बताओ, आप पेरिस सिटी में रहते अगर उस टाइम पे, और आपको ये पता चलता कि आपका राजा आपके ऊपर गोलियां चलवाने वाला है, तो आप क्या करते? आप क्या कहते? ठीक है राजा जी, हमें गोली से मार दो, या आप कहते नहीं हम लड़ेंगे, एटलीस्ट कोशिश तो करेंगे लड़ने की, ठीक है? क्या कहते हैं आप लोग? आई होप सभी ट्राई करते हैं यार, जब वैसे ही कुछ नहीं हो रहा तो एक बार लड़के ही देख लेते हैं। तो सबने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर, और उन्होंने एक चीज बनाई जिसे कहते हैं पीपल्स मिलिटिया। पीपल ने मिलके एक तरीके से मिलिट्री बना ली अपनी कि हम लड़ेंगे, ऐसे हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे, ठीक है। अब भाई अगर तुमने फैसला कर लिया तुम्हें लड़ना है, तो लड़ने के लिए तुम्हें एक चीज बहुत जरूरी है। क्या चाहिए तुम्हें? हथियार चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना हथियारों के अगर सेना तुम पे गोली चला रही है, क्या तुम उनसे मुक्कों से लड़ सकते हो? तुम्हें तो हथियार चाहिए। और हथियार कहाँ से मिल सकते हैं हमें? ये हथियार मिलेंगे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में। तो क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत जब हुई थी, जब 17 जो डेट थी 14 जुलाई 1789 की, उस दिन यही हुआ कि लोगों ने इकट्ठे होकर 7,000 लोगों ने आर्म्स की खोज में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक करना शुरू किया कि जिससे अगर सेना अटैक करे तो कम से कम हम भी मुकाबला कर पाए, ठीक है। तो इसी बीच में एक और गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, इसे कहते हैं बेस्टिल फोर्ट्रेस, ठीक है। बेस्टिल बहुत फेमस बिल्डिंग थी। ये क्या था बेस्टिल? ये किला था जहां पे कैदियों को रखा हुआ था, प्रिजनर्स को रखा हुआ था, ठीक है। ये आपका बेस्टिल फोर्ट, ये किला है। ये इसको भी लोगों ने ना अटैक करने का सोचा, दो रीजन से सोचा। एक तो हमने आपको बता दिया, आपको आर्म्स की जरूरत थी। दूसरा एक और रीजन था कि ये किंग की पावर का सिंबल था। क्या था ये? किंग की पावर का, कि किंग का इतना बड़ा किला है, अगर हमने इसको फतेह कर लिया, अगर हमने इस पे कब्जा कर लिया, तो मतलब किंग के तो हौसले टूट जाएंगे। तो इन्होंने कहा चलो बेस्टिल फोर्ट पे अटैक करते हैं। तो आप सब, या मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो लोग थे, अपने आप को इमेजिन करो आप वहीं पर हो, सब बढ़ चुके हैं बेस्टिल फोर्ट पे अटैक करने के लिए। होता क्या है, आप लोग अपने मकसद में कामयाब रहते हो, आप वहां के कमांडर को मार देते हो, और वहां के जितने प्रिजनर्स होते हैं वो सब भाग जाते हैं। कितने प्रिजनर्स थे उस टाइम पे? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ज्यादा नहीं थे, सिर्फ 7 प्रिजनर्स थे। लेकिन फिर भी यार, आपने इतने बड़े किले पे फतेह पा ली, तो मतलब राजा जी की तो वैसी हालत खराब हो गई होगी। राजा कौन थे उस टाइम पे पता है आप लोगों को? आगे पढ़ेंगे वैसे हम। किसी को पता है राजा कौन थे उस टाइम पे? लुई 16, वेरी गुड यार। ये किंग का नाम है लुई 16। इसको लुई पढ़ते हैं, लुइस नहीं पढ़ते, क्योंकि ये फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच में क्या होता है, जो लास्ट के लेटर्स होते हैं, अगर वो कॉन्सोनेंट है ना, उनको प्रोनाउंस नहीं करते। अगर यहाँ पे मान लो ई लग जाता तो इसको लुइस पढ़ते, लेकिन क्योंकि ई नहीं है तो इसे पढ़ते हैं लुई, ठीक है। तो कमांडर को मार दिया, जितने प्रिजनर्स थे वो भाग चुके हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। फिर आपने पूरे बेस्टल फोर्ट को अच्छी तरीके से तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया। और उस दिन एक और चीज होती है, शाम को बेस्टल फोर्ट जब टूट जाता है ना, तो बेस्टल फोर्ट के जितने भी फ्रेगमेंट्स थे, स्टोन फ्रेगमेंट्स थे, पीसेस बचे हुए थे, वो सोवेनियर की तरह बिकते हैं मार्केट में। सोवेनियर क्या होता है? कभी आप अगर फ्रांस घूमने जाओगे ना, फ्रांस छोड़ो, मसूरी वगैरह भी अगर घूमने गए होगे, आपने एक चीज देखी होगी, वहां पे की चेन्स वगैरह मिलते हैं जिसपे ऐसे कुछ मसूरी वगैरह लिखा होता है। वो क्या होता है? सोवेनियर्स होते हैं, यादगार होते हैं कि हम उस जगह घूमने गए थे, तो यादगार की तरह लेके आते हैं। तो लोगों ने सोवेनियर की तरह की, याद रहे यार इस दिन हमने ये वाला किला तोड़ा था, सोवेनियर की तरह लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया इसे। और सिटी में राइट्स शुरू हो जाते हैं। राइट्स क्यों शुरू होते हैं भाई? हमने किले पे फतेह पाली, लेकिन अब पूरी सिटी में राइट्स फैल गए हैं। राइट्स क्यों शुरू होते हैं उस वक्त? लगता है इसका एक रीजन है, ज्यादातर लोग राइट कर रहे होते हैं क्योंकि ब्रेड के प्राइसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, ठीक है। ब्रेड क्या है? वहाँ की स्टेपल फूड है, वहाँ पे लोग रोटियां नहीं खाते, वहाँ पे ब्रेड खाते हैं, फ्रांस वगैरह में, यूरोप में, अमेरिका में। तो ब्रेड के प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हो गए थे कि लोग खरीद ही नहीं पाते हैं ब्रेड, अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाते। तो उनमें इतना गुस्सा भरा होता है कि वो पूरी सिटी में राइट्स शुरू कर देते हैं। हर्षल पूछे राइट्स का क्या मतलब होता है? राइट्स का मतलब होता है बेटा दंगे। दंगे का मतलब समझते हो ना? जब लोग कुछ भी शुरू कर देते हैं, आग जननी, मतलब आग लगाना शुरू कर देते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ना शुरू कर देते हैं, और किंग के जो सेना है उसको मारना शुरू कर देते हैं, वो होती है राइट्स। तो वहां पे राइट्स शुरू हो चुकी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। तो ठीक है, उस वक्त तो लगा यार ये सिर्फ ब्रेड की वजह से रिवॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन इसके पीछे ना बहुत बड़ा रीजन था। इतना छोटा सा रीजन नहीं था, बहुत सारे रीजन थे। ऐसा नहीं होता ना यार, 2 दिन में इतना गुस्सा भर गया लोगों में कि लोगों ने किंग के खिलाफ ही खड़े हो गए और कहा कि अब हम आपके अंडर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आगे से हम कोई भी हिस्ट्री का इवेंट पढ़ेंगे ना,
सबके लिए बता रहा हूँ, कोई भी हिस्ट्री का इवेंट पढ़ेंगे तो उसको हमेशा उसके कॉजेस को जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, उसमें ना कई सारे कॉजेस हो सकते हैं, उनको 4 हेडिंग्स में पढ़ेंगे हमेशा। कोई भी आप इवेंट उठा के देख लो, उनको 4 हेडिंग्स के अंदर पढ़ना पॉसिबल है। इवन 1857 का अगर हम रिवॉल्ट ले लें, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, 1857 का रिवॉल्ट भी 4 कॉजेज में ब्रेक किया जा सकता है। आगे बताऊंगा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज का क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल कॉज का मतलब होता है कुछ भी ऐसी चीज जो वहां के राजा या सरकार से रिलेटेड है, ठीक है, या तो राजा से रिलेटेड है या सरकार से रिलेटेड है, उसे कहते हैं पॉलिटिकल कॉज। भाई राजा कुछ ऐसी चीज कर रहा है जिससे लोग परेशान हो गए और लोगों ने रिवॉल्यूशन कर दिया, तो वो हो गई पॉलिटिकल कॉज। दूसरी हम इसमें कॉज पढ़ेंगे सोशल कॉज। सोशल कॉज का क्या मतलब होता है? सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक है। सोशल कॉज का मतलब हो गया सोसाइटी से रिलेटेड। सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि कुछ लोग नीचे वाले लोगों को दबा रहे हैं, वो इतना दबा रहे हैं कि नीचे वाले लोग परेशान हो गए और नीचे वाले लोगों ने कहा भाई अब हम तुम्हारे इस ऐसे दबाने से नहीं चलेगा, अब हम रिवॉल्ट कर रहे हैं और हम इंडिपेंडेंस, हम फ्रीडम लेके रहेंगे, ठीक है। एक और कॉज हो सकता है इकोनॉमिक कॉज। लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और कुछ के पास इतना पैसा है कि वो बस खर्चे जा रहे हैं, खर्चे जा रहे हैं, तो वो होता है इकोनॉमिक कॉज। और लास्ट कॉज होता है कल्चरल कॉज। कल्चरल कॉज में क्या पढ़ते हैं कि कुछ ना कभी कभार थिंकर्स ऐसे होते हैं, फिलोसफर्स ऐसे होते हैं कि वो किताबें लिख के चले जाते हैं या न्यूज़पेपर्स वगैरह में लिख देते हैं, और लोगों को समझ में आता है अच्छा यार ये जो फिलोसफर ने बात लिखी है ठीक लिखी है कि हमें राजा से डरना नहीं चाहिए, हमें फ्रीडम लेनी चाहिए, हमें लिबर्टी के साथ रहना चाहिए। तो ये सारे एक फिलोसफी आ जाती है लोगों के बीच में, कल्चर में फिलोसफी फैल जाती है। मैं आपको कल्चरल कॉज का एक एग्जाम्पल दूं, राम मंदिर विवाद सबने सुना होगा। कभी भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो ना, कभी भी, तो उसको इंडियन हिस्ट्री से जोड़ के देखो हमेशा, ठीक है, आपको बहुत कुछ रिलेट करने को मिल जाएगा और समझने में आसानी हो जाएगी। कल्चरल कॉज, राम मंदिर का सबने इशू सुना है। राम मंदिर क्या था? कल्चरल कॉज थी, हमारे रिलीजन से रिलेटेड था। रामायण में हमने पढ़ा था कि अयोध्या में श्री राम ने जन्म लिया था, तो ये एक किताब से आया ना, रामायण जो हमारी होली किताब है उसमें से आया, तो ये भी कल्चर में आ गया, हमारे कल्चर में इंक्लूड हो गया, इसलिए इसके पीछे इतना रिवॉल्ट हुआ, जो लोगों ने रिवॉल्ट किया था, और अब फाइनली राम मंदिर बन रहा है, ठीक है। तो हम इन हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज और कल्चरल कॉज। अभी तक हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेफिनेशन लिखी थी, अब उसके बाद सीधा हम लिखेंगे कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार बहुत अच्छे मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है, और अब आपके पास मैटर बहुत सारा हो जाएगा उसमें लिखने के लिए, बहुत सटीक मैटर होगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा क्या लिखना है, काफी कुछ होगा, और हेडिंग्स में लिखेंगे हम उन मैटर को, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज मतलब राजा जी ऐसा क्या कर रहे थे। राजा कौन थे सबसे पहले? सौरभ ने बिल्कुल ठीक बताया था, लुई 16। तो जब ये रिवॉल्यूशन शुरू होता है, तो जब वहां के राजा कौन होते हैं, ये रे राजा जी, लुई 16। तो सबसे पहला पॉलिटिकल कॉज क्या है कि ये एक तो फ्रांस ना एब्सोल्यूट मोनार्की थी। एब्सोल्यूट मोनार्की को अलग अलग करके पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की का क्या मतलब? वो मोनार्की हम पढ़ चुके हैं, राजा का राज, राजा जी वहां पे रूल करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट का क्या मतलब हुआ कि उनकी पावर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। इन राजा जी का जो मन करेगा ना, ये वो आदेश देंगे, ये कहेंगे ना इस आदमी को उठा के फांसी पे चढ़ा दो, तो मतलब इनका जो वो जो भी इन्होंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, मानी जाएगी, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब यही होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इनकी पावर्स पे। तो सबसे पहला पॉलिटिकल कॉज तो यही है कि फ्रांस जो था ना एब्सोल्यूट मोनार्की था। तो 1774 में क्या होता है सर, लास्ट में 16 क्यों है? अच्छा बेटा, ये लास्ट में 16 इसलिए है, ये लुई 16, क्योंकि वहां पे ना राजा के कई बार नाम सिमिलर होते हैं। लुई कई राजाओं के नाम थे, ठीक है, एक टाइटल की तरह लुई यूज करते हैं, वो असली नाम इनके और होते थे, बचपन से इनका नाम कुछ और था, एक टाइटल की तरह यूज करते हैं, तो लुई बताने को कि ये 16th है, ठीक है। तो 1774 में क्या होता है, लुई 16 ऑफ बोरबॉन फैमिली, कौन सी फैमिली से थे ये? बोरबॉन फैमिली असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ फ्रांस। फ्रांस के राजा कौन बनते हैं? लुई 16। द फ्रेंच मोनार्क्स हैड अनलिमिटेड पावर्स, इनकी पावर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बेहिसाब पावर्स थी इनके पास, ठीक है। एंड डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड, इन्होंने कहा कि हम भगवान के भेजे हुए दूत हैं, कि भगवान से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। ये लोगों को थोड़ा ना बेवकूफ बनाने के लिए ये सब चीजें यूज करते थे, ठीक है। अच्छा, अनलिमिटेड पावर्स का क्या मतलब है, मैं आपको अब रिपब्लिक से एक बार ना इसको कंट्रास्ट करके बताता हूँ। मोनार्की और रिपब्लिक में क्या फर्क है? क्या इंडिया का प्रेसिडेंट अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है? आप मुझे यस और नो में बताओ, कुछ भी मतलब कुछ भी जो उसके मन में आए, इसको पकड़ो और उसको फांसी पे लगा दो, ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया के जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। लेकिन
फ्रांस के जो राजा थे उनकी पावर्स क्या थी, अनलिमिटेड थी, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं थी। तो आई वॉन्ट यू टू नोट डाउन पॉलिटिकल कॉज, सबसे पहला कॉज हम पढ़ रहे हैं। और पॉलिटिकल कॉज में पहला सब पॉइंट है एब्सोल्यूट मोनार्की, कि इनका जो मन करता था ये करते थे, लोगों की सुनते ही नहीं थे। पॉइंट वाइज करना, ये पॉइंट नंबर 1 है पॉलिटिकल कॉज, और उसमें सब पॉइंट शुरू हुए हैं, ठीक है। पॉलिटिकल कॉज, दूसरा पॉलिटिकल कॉज क्या था, एक बार देखते हैं। दूसरा पॉलिटिकल कॉज था एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर, ये बेहिसाब खर्च करते थे। मैंने कहा था ना पॉलिटिकल कॉज में हम पढ़ेंगे राजा जी क्या गलतियां कर रहे थे। एक तो अनलिमिटेड पावर्स अपने पास रखी हुई हैं, और फिर उसके बाद लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और ये बेहिसाब पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो मोनार्क्स एंगेज्ड देमसेल्व्स इन द लग्जरी एट पैलेस ऑफ वर्साइल, इसको फिर हम वर्साइल पढ़ेंगे, वर्साइल लिस्ट नहीं पढ़ते, मैंने आपको रीजन बता दिया है। पैलेस ऑफ वर्साइल क्या था, जहाँ पे राजा और रानी ये सब लोग रहते थे। तो ये बहुत बड़ा था, आप अपने राइट साइड में देख सकते हो पैलेस ऑफ वर्साइल है। इतना बड़ा पैलेस अगर आपको चलाना है तो उसमें बहुत पैसा लगता है। तो इनकी जनता के पास तो खाने के लिए पैसा नहीं था, और ये लोग यहाँ पे बैठ के मजे कर रहे थे। दूसरा, इनकी वाइफ रानी जी कौन थी, क्वीन मैरी एंटोनियट। ये क्या थी, ये ना, मतलब मैं सच बात बताऊं, अगर आप इनके बारे में थोड़ी बायोग्राफी पढ़ो, ये राजा बेचारा इतना बुरा आदमी नहीं था। तो ये जो राजा जी थे ना लुई, ये इतने बुरे आदमी नहीं थे, मैं फ्रैंकली बताऊं, ये गलत टाइम पे गलत आदमी फंस गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। अभी आपको ये भी बताऊंगा इन बेचारे राजा जी की, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आगे बढ़ता है और लोग जब पावर कैप्चर कर लेते हैं, जो लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन कर रहे थे, तो क्या करेंगे, इनकी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे, क्या इनकी गर्दन काट देंगे। तो ये आदमी इतना बुरा नहीं था, लेकिन इनकी वाइफ ना थोड़ी अलग किस्म की थी। वो क्या करती थी, एक तो शो ऑफ बहुत करती थी, लोगों को और गुस्सा आता था कि हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है और ये जानबूझ के हमें शो ऑफ करके दिखा रही है, इतनी सारी ज्वेलरीज पहन रही है, इतना सारा पैसा खर्च कर रही है। तो लोगों में इसकी वजह से भी गुस्सा भरा हुआ था। तो 2 पॉइंट आपने पॉलिटिकल कॉज में पढ़ लिए हैं, एक तो एब्सोल्यूट मोनार्की जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा था, और दूसरा एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर, हमारे पास खाने को पैसा नहीं है और ये लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब पॉलिटिकल कॉज का थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉलिटिकल कॉज क्या था, डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एक तो इन लोगों की ना, राजाओं की, जो लुई 16 थे, ये आदमी तो ठीक थे यार, लेकिन इनकी ना एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वीक थी। इनसे पहले जो राजा थे एडमिनिस्ट्रेशन उनकी भी खराब थी, लेकिन वो थोड़े ना फर्म रूलर थे कि जो कह दिया अपनी बात को मनवा लेते थे। लेकिन लुई 16 की क्या आदत थी, वो कोशिश करते थे कि मेरी जनता मुझे प्यार करे, तो उस चक्कर में कुछ गलत गलत चीजें भी कर जाते थे। एक तो मैंने बता दिया डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में ओवर एक्सपेंडिचर, पैसा बहुत खर्च कर रहे थे। दूसरा, डिफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी, कई सालों तक ये लोग, सर प्लीज रिपीट पॉलिटिकल कॉज पॉइंट्स, ठीक है प्राची, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्राची कह रही है कि पॉलिटिकल कॉज के एक बार पॉइंट्स रिपीट कर देते हैं, बाकी आप लोग साथ में नोट्स बनाते रहो, ये नोट्स बहुत काम आएंगे आपको। पॉलिटिकल कॉज, राजा से रिलेटेड, कि राजा ऐसा क्या कर रहा था, ये राजा उस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन पे जो राजा थे, बेटा मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, आप प्लीज नोट कर लेना। लुई 16 राजा थे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहला पॉलिटिकल कॉज था एब्सोल्यूट मोनार्की, कि इनके पास अनलिमिटेड पावर्स थी, कोई हिसाब ही नहीं था इनकी पावर्स का, तो इसलिए लोगों में गुस्सा था कि हमारी तो कोई बात सुनता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था पॉलिटिकल कॉज में, एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर, इतना पैसा खर्च करते थे राजा रानी कि लोगों को गुस्सा आता था देखकर, कि मतलब हमारे पास खाने को पैसा नहीं है और ये इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तीसरा पॉलिटिकल कॉज क्या था, डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन भी खराब थी इनकी, ओवर एक्सपेंडिचर करते थे, बहुत पैसा खर्च करते थे, हमने लास्ट पॉइंट पे देख लिया। डिफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी का क्या मतलब होता है, दूसरे देशों के साथ आप कैसे डील करते हो, कि फ्रांस का जो राजा है वो ऑस्ट्रिया के साथ कैसे डील कर रहा है और आसपास के जो यूरोप के किंगडम्स है उनके साथ कैसे डील कर रहा है। तो इनकी फॉरेन पॉलिसी भी खराब थी, ये हमेशा वॉर ही लड़ते रहते थे। जब ये हमेशा वॉर पे रहते थे उससे क्या होता था, भाई किसी को अच्छा लगता है वॉर हो, जनता कभी चाहेगी वॉर हो, तो जनता इसलिए भी गुस्से में रहती थी कि तुम पैसा वेस्ट करते हो वॉर पे। ये अच्छा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ ही गया, अननेसेसरी वॉर्स, ठीक है, डिफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी और अननेसेसरी वॉर्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत खराब थी एक तो इनकी। तो ये मैं एक कंक्लूजन दे रहा हूँ, मैं अभी आपको बार बार बता रहा हूँ, पढ़ के बहुत कुछ जाते हैं हम, एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं और मार्क्स फिर हमारे वही आते हैं 75 80 85, हमें लाने हैं 95 और 100, इसके बीच में ही लाने हैं। तो फर्क क्या होगा, आपने जब भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है जो आपने 2 लाइन की शुरू में पढ़ी थी। और अगर क्वेश्चन ये आता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आंसर कैसे लिखेंगे, कि व्हाट वर द पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, शुरू करोगे उस क्वेश्चन को लिखना, आंसर कैसे लिखोगे, सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद पॉलिटिकल कॉज में पहला दूसरा तीसरा जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, और लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन। कंक्लूजन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आदमी जब हम अपना आंसर एंड कर रहे हैं तो एग्जामिनर को लगे कि इसने बहुत अच्छे से एंड भी कर दिया, तो ये आप कंक्लूजन नोट कर सकते हो। द ऑटोक्रेटिक मोनार्की, defective administration and extravagant expenditure formed political cause of French Revolution। ठीक है, ये हमने political cause पढ़ा है अभी तक। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज आता है सोशल कॉज। फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे
मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज अगर कोई है तो वो है सोशल कॉज। सोशल कॉज में हमने पढ़ा था ना, सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ऊपर बैठे हुए लोग नीचे बैठे हुए लोगों को परेशान करते हैं, उन्हें दबाते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं सोशल कॉज क्या था। सबसे पहले सोशल कॉज जानने के लिए सोसाइटी ऑफ नितिका, अच्छा ठीक है, सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स हमें समझना जरूरी है। सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स इसको कहते हैं ओल्ड रेजीम। क्या कहते हैं? ओल्ड रेजीम। ओल्ड रेजीम का मतलब पुराना ऑर्डर। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था 1789 में। उससे पहले जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था ना फ्रांस की, उसको हम कहते हैं सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स या फिर ओल्ड रेजीम। ये लिख लो सोशल कॉज में, ये समझना बहुत जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स। एस्टेट्स का मतलब है लोगों को ना अलग अलग ग्रुप में बांट दिया है। एस्टेट्स अलग अलग हो गई हैं, अलग अलग ग्रुप में लोग बटे हुए हैं। ठीक है, मैं एक बार ये रब कर दूं फिर आगे बढ़ते हैं। तो सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स कैसी थी? सबसे पहली एस्टेट थी क्लर्गी। ठीक है, दूसरी एस्टेट थी नोबिलिटी और तीसरे लोग थे कॉमनर्स। एक बार समझा देता हूं क्या क्या था ये। फर्स्ट एस्टेट थी क्लर्गी, ये सबसे हाईएस्ट थे, सोसाइटी में सबसे ऊंचे लोग माने जाते थे। ये कौन थे? क्लर्गी। ये थे प्रीस्ट, पंडित। अपने इंडिया में अगर हम रिलेट करें तो जो पंडित होते हैं ना, जो रिलीजन से डील करते हैं, तो वो हो गए क्लर्गी। ठीक है, नोबिलिटी था सेकंड एस्टेट। सेकंड एस्टेट नोबिलिटी। नोबिलिटी का क्या मतलब होता है? नोबिलिटी का मतलब होता है राजा और उसके परिवार के जितने भी लोग होंगे और जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होंगे, राजा या उनके बच्चे या उनके कजन्स या उनके चाचा ताऊ वगैरह सब, और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जो मिनिस्टर्स होंगे या बड़े बड़े ऑफिसर्स होंगे राजा के किंगडम में। ठीक है, और थर्ड एस्टेट सबसे नीचे, सबसे ज्यादा दबाए जाने वाले लोग कौन थे? कॉमनर्स। कॉमनर्स मतलब मेरे और आपके जैसे लोग, कॉमन पीपल। तो आप देख रहे हो, अगर आप इसको इंडिया से रिलेट करो, क्या हम इसको इंडिया से, मैं बार बार कह रहा हूँ कभी भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो ना, उसको इंडिया से रिलेट करके देखो। क्या हम इसको इंडिया से रिलेट कर सकते हैं? इंडिया में जब राजाओं का राज होता था तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसको दी जाती थी? पंडितों को। याद है ना, जो रिलीजन से डील करते थे। ठीक है, प्रीस्ट लोगों को। अगर राजा के पास कोई अगर पंडित भी आ जाता था तो वो उनके चरण धोते थे। ठीक है, फिर आते थे राजा, जो राजा लोग होते थे, और लास्ट में आते थे कॉमनर्स। इनकी कोई नहीं सुनता था, ये हमेशा दबाए जाते थे। ठीक है, तो चलो आओ आगे देखते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट स्टेट को ढंग से समझते हैं, क्लर्गी। क्लर्गी क्या था? क्लर्गी ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। भाई वहां पे मंदिर तो है नहीं ऑब्वियसली, वहां पे क्रिश्चियनिटी थी। तो क्रिश्चियनिटी कौन सी? कैथोलिक क्रिश्चियनिटी। प्रोटेस्टेंट नहीं, दो तरीके की क्रिश्चियनिटी होती है मेनली। कैथोलिक क्रिश्चियनिटी फ्रांस में चलती थी, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी। तो रोमन कैथोलिक चर्च के जो क्लर्गी होती थी, ठीक है, रिलीजन से डील करने वाले फादर हो गए या फिर बाइशप हो गए या पोप हो गए, ये थे फर्स्ट स्टेट, क्लर्गी ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। अब देखो यार कितनी नाइंसाफी थी, ये पूरी पॉपुलेशन के सिर्फ 1% थे, लेकिन इनके पास कितना लैंड था? टोटल 15% ऑफ लैंड। सोचो, मतलब सिर्फ 1% है पॉपुलेशन में और ज्यादातर लैंड पे कब्जा करके बैठे। 15% लैंड बहुत होता है। इनके पास प्रिविलेजेस थी बाय बर्थ। अगर आप क्लर्गी में पैदा हो गए तो मतलब आपके मजे हैं, प्रिविलेजेस मिलेंगे आपको, बहुत से फायदे मिलेंगे। क्या फायदे मिलेंगे? एक तो आपको टैक्स नहीं भरना। सोचो, मतलब लैंड पे भी आप कब्जा करके बैठे हो और आपको टैक्स भी नहीं भरना। उल्टा टैक्स तो भरना नहीं है, उल्टा आपको टैक्स मिलेगा। क्या? चर्च लेट कंपलसरी टैक्स, जिसका नाम था टीथ। ठीक है, टीथे कुछ भी बोल लो इसे, टीथे। ये क्वेश्चन कई बार आता है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लेना कि एक बार ये शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। टीथे क्या होता है? तो टीथे 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, अगर मान लो आप ऐसे समझो कि आपने ना बहुत मेहनत से खेती करी और आपने खेती जब अपनी अपनी फसल बेची तो आपने 1000 रुपए की बेची, समझ लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 1000 रुपए में से 1/10 कितना हो गया? 100 रुपए आपको किसको देना पड़ेगा? इन प्रीस्ट को। क्यों देना पड़ेगा? कोई रीजन नहीं है इसका, बेफालतू में देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा क्योंकि वो लोग आप पे, उनका एक तरीके से वो चल रहा है, कब्जा चल रहा है, वो इतने इन्फ्लुएंशियल पीपल थे। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक तो टैक्स नहीं भरना, ऊपर से आपको फ्री फंड में टैक्स मिलेगा। कौन सा टैक्स मिलेगा? टिथ। इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्गी में कौन कौन से लोग होते थे? सबसे पहले होते थे पोप, अभी भी होता है पोप। ठीक है, अगर आपने नाम सुना हो तो सेंट कैथेड्रल में पोप होते हैं, वेटिकन सिटी में। पोप सबसे मतलब इंपॉर्टेंट आदमी होते हैं क्रिश्चियनिटी के। ठीक है, फिर आते हैं उनके बाद बाइशप्स। बाइशप कौन होते थे? आउटसाइडर्स, जो बाहर से आके चर्च वगैरह संभालते थे। और उसके बाद होते हैं प्रीस्ट। प्रीस्ट जो लोकल प्रीस्ट होते थे। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहें तो पोप, बाइशप, प्रीस्ट, इन तीन लोगों को मिला के बनती था पहला स्टेट, क्लर्गी।
आगे चलते हैं। सेकंड स्टेट क्या था? नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब मैंने बताया था, ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स प्लस नोबल्स, राजा से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उनकी फैमिली के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, ये सब क्या होते थे? नोबिलिटी का पार्ट फॉर्म करते थे। सेकंड स्टेट, अभी हम कौन सा स्टेट पढ़ रहे हैं? इस ट्राइंगल में जो हमने पढ़ा, पहला वाला पढ़ चुके हैं, ये दूसरे वाला स्टेट पढ़ रहे हैं हम। तो एरिस्टोक्रेट, नोबल्स, हाई गवर्नमेंट, हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो हाई रैंक के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, वो नोबिलिटी का पार्ट थे। तो 2%, इनकी कितनी पॉपुलेशन थी? इनकी सिर्फ 2% पॉपुलेशन थी, और इनके पास लैंड कितना था? 25% लैंड था। सोचो, सिर्फ 2% पॉपुलेशन और 25% लैंड पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो इनके पास भी कुछ प्रिविलेजेस थे बर्थ से। क्या प्रिविलेजेस थे? इनको भी टैक्स नहीं भरना पड़ता था, उल्टा इनको खुद फ्यूडल ड्यूज मिलते थे। फ्यूडल मतलब जमीन से रिलेटेड, जो फ्यूडिस्ट सोसाइटी होती है ना, तो कुछ लोगों के पास बहुत जमीन होती है और पीजेंट्स को वो जमीन पे खेती करने के लिए देते हैं, उनसे ड्यूज लेते हैं, उनसे टैक्स वसूलते हैं, ठीक है। तो ये भी लोग कॉमनर्स को परेशान करते थे, नोबिलिटी। लास्ट में आते हैं हमारे कॉमनर्स, हारे हुए हमारे परेशान, जैसे हम जैसे लोग जो हैं कॉमनर, जो कॉमन पीपल होते हैं। ये हम तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर का, ठीक है। इन लोगों ने रिवोल्ट किया था, याद रखना, किसने रिवोल्ट किया था? थर्ड एस्टेट ने रिवोल्ट किया था। किसके खिलाफ किया था? इसके खिलाफ और इसके खिलाफ, समझ गए। एरिस्टोक्रेट्स रूलिंग गवर्नमेंट को शो करने के लिए वर्ड यूज होता है, जो भी नोबिलिटी रूल करती है, राजा और उनके मिनिस्टर्स और उनसे रिलेटेड लोग, उनकी फैमिली के लोग होते हैं एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है। तीसरे यही लोग थे कॉमनर्स, मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर में, ये लास्ट में थे ये लोग। ये वो लोग थे जिनको सबसे ज्यादा परेशान किया जा रहा था। इन लोगों ने मिलके क्या किया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था। किनके खिलाफ किया था? सेकेंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट के खिलाफ किया था। यहां तक क्लियर है? देखते हैं कौन कौन थे। तीन तरीके के लोग थे कॉमनर्स में। सबसे पहला जो है आपको दिख रहे होंगे, ये है पीजेंट्स। ये कौन है? पीजेंट्स, ठीक है। पीजेंट्स 90% ऑफ द पॉपुलेशन थे, और इनको क्या क्या देना पड़ता था? इनको ड्यूज देने पड़ते थे, टीथेस देना पड़ता था, अलग अलग तरीके के टैक्सेस देने पड़ते थे। बेचारे गरीब अपने बच्चों को ठीक से खिला नहीं सकते, और इनको फिर भी टैक्स भरना पड़ रहा था। तो इन्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। फिर आते थे वर्कर्स। कौन वर्कर्स? जो किसी बिजनेसमैन वगैरह के पास काम करते हैं, या लेबर का काम करते थे, या सर्वेंट्स का काम करते थे किसी के घर में, उनको कहते हैं वर्कर्स, ठीक है। तो अब इनके साथ क्या दिक्कत थी? एक तो इनकी ना वेज बहुत लो थी, बहुत कम पैसे मिलते थे, बहुत कम इनकम थी इनकी, और टैक्स इन पे जो सरकार ने लगाए हुए थे ना, नोबिलिटी ने और चर्च ने, वो थे बहुत ज्यादा। तो सेम इनके साथ भी वही दिक्कत थी जो पीजेंट्स के साथ थी। कमाते थे कम, देते थे ज्यादा, अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे और खुद कैसे खाएंगे, इसलिए ये लोग भी बहुत परेशान थे। तो ये भी पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड लोग थे, ठीक है। ना तो इनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिलता था। पॉलिटिकल का क्या मतलब है? इनको कोई अधिकार नहीं था कि ये अपने राजा या अपने नेता को चुन सके। राजा ने जो बोला वही बात मानी जाएगी, ये चुन नहीं सकते कोई राजा। सोशली कैसे डिप्राइव थे ये? कि ये जो हमने भी ये स्ट्रक्चर पढ़ा था ना ट्राइंगल में, उसमें भी सबसे नीचे थे, तो सोशली भी इनको दबाया जाता था। और इकोनॉमिकली समझ ही गए होंगे, पैसे ही नहीं है, अपने बच्चों को खिलाएंगे कैसे, पढ़ाएंगे कैसे, तो ये इकोनॉमिकली भी डिप्राइव थे। फिर तीसरी तरीके के लोग आते हैं कॉमनर्स में। ये क्या थे? ये वो लोग थे जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख चुके थे, ठीक है। सॉरी, ये वो लोग थे जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख चुके थे। ये हमारे जैसे लोग थे कि पढ़ लिख चुके थे, लेकिन ये फिर भी काम कर रहे थे, बिजनेस थे इनके, या ट्रेड कर रहे थे, या मर्चेंट्स थे ये, है ना। कुछ लोग लॉयर और डॉक्टर भी बन चुके थे इनमें से पढ़ लिख कर। ये पैसा तो ठीक ठाक कमा रहे थे, लेकिन क्या होता था, ये जो पैसा कमाते थे बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस देने पड़ते थे, और इनको कोई प्रिविलेज नहीं मिलती थी। टैक्स था बहुत ज्यादा, प्रिविलेज कोई मिलती नहीं थी। इन्हें लगता था कि यार हम पैसे वाले तो हैं, हम वेल्दी तो हैं, अगर हम वेल्दी हैं तो हमको थोड़ा सोशल स्टेटस अच्छा मिलना चाहिए ना। यही होता है ना कि जो आदमी अमीर होता है उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। लेकिन फ्रांस में ये नहीं था। फ्रांस में लोग अमीर थे लेकिन उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, जो अगर वो कॉमनर है, नीचे वाले पार्ट में से था, ठीक है। तो इन सब ने मिलके फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया था, लेकिन मेजरली किसने किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन? इस वाली क्लास ने, जो एजुकेटेड क्लास थी ना, मिडिल क्लास, इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था, क्योंकि इसके पास एजुकेशन की ताकत थी। इसलिए कहते हैं एजुकेशन की ताकत बहुत इंपॉर्टेंट थी। वर्कर्स और पीजेंट्स ने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था, बट इनको ये नहीं पता था कि हम कैसे अपनी बात को सामने रख सकते हैं, या अगर मान लो हम अगर राजा जी को हटा भी देंगे तो हम खुद अपनी सरकार कैसे बनाएंगे, खुद अपनी सरकार कैसे चलाएंगे, ये सब चीजें इनको नहीं पता थी। ये किसको पता थी? मिडिल क्लास को पता थी। और एट लास्ट होता क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये लोग पावर सीज करते हैं, मतलब राजा को हटा के ये लोग पावर सीज करेंगे,
और वापस वही शुरू हो जाएगा। इनका कोई फायदा नहीं होगा, पीजेंट्स और वर्कर का फायदा किसका होगा? मिडिल क्लास का। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तीनों स्टेट समझ में आ गए? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट वर द सोशल कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो आपको पूरा स्टेट स्ट्रक्चर समझाना है। ठीक है, सोशल कॉज के बारे में लिखना जो आता है तो आपको सबसे पहले बताना है कि सोसाइटी ऑफ स्टेट्स था या ओल्ड रेजिम थी फ्रांस में। उसमें 3 स्ट्रक्चर थे, 3 स्टेट्स थी। सबसे ऊपर था क्लर्गी, फिर था नोबिलिटी, फिर था कॉमनर। उसके बाद फर्स्ट स्टेट क्या था वो पूरा एक्सप्लेन करना है कि वो कौन कौन से टैक्स लेते थे, उनको खुद टैक्स नहीं देने पड़ते थे। उसके बाद आपको फिर आना है सेकंड स्टेट पे, फिर बताना है कौन कौन थे सेकंड स्टेट में, कितनी इनकी पॉपुलेशन थी और खुद ये टैक्स नहीं देते थे, उल्टा टैक्सेस लेते थे। और लास्ट में आपको बताना है थर्ड स्टेट, कॉमनर्स जो थे, कि इनके पास बेचारों के पास पैसा नहीं था फिर भी इनको पैसा देना पड़ता था। तो अब अगर कंक्लूजन देना है तो कंक्लूजन में क्या देंगे? अच्छा, आप एक कार्टून देखो, ये कार्टून ना पूरे सोशल कॉज को समराइज कर देता है। ये कौन है? ये कौन बैठे हुए हैं? ये बैठे हुए हैं हमारे राजा जी। ये कौन बैठे हुए हैं? चर्च वाले। और ये किसके ऊपर बैठे हुए हैं? कॉमनर्स के ऊपर। तो पूरी इकोनॉमी को कौन चला रहा था? ये तो सिर्फ टैक्सेस खा रहे थे, इनको कुछ नहीं करना था, लेकिन इकोनॉमी किसको चलानी थी? इस बेचारे गरीब आदमी को, जिससे ठीक से खुद चला नहीं जा रहा, जिससे अपना परिवार नहीं पाला जा रहा, लेकिन उसके ऊपर क्या बर्डन था कि फ्रांस की इकोनॉमी को भी तुम्हें ही चलाना है। ठीक है, तो द बर्डन ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा एक आपके पास टेक्स्ट है लिखने को। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट। बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट, स्टेट का क्या मतलब होता है? सरकार, जो वहां पे किंगडम जो भी चल रहा है, तो उसको चलाने की जिम्मेदारी, उसका पैसा जितना भी खर्च होना है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? तो थर्ड स्टेट पे थी। कहाँ से निकालते थे वो? टैक्सेस। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट क्या करता था? थर्ड स्टेट पे क्या लगाता था? टैक्स लगाता था, जिससे कि वो अपनी इकोनॉमी चला सके। सोचो, मतलब जो लोग अमीर हैं उन लोगों को तो कोई टैक्स देना नहीं, और जो बेचारे गरीब हैं जिनके पास खाने को पैसा नहीं है उनको टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा था। ये था सोशल कॉज, द स्टेट स्ट्रक्चर, या जिसे कहते हैं ओल्ड रेजिम। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। इकोनॉमिक कॉज, अब आता है इकोनॉमिक कॉज कि लोगों के पास, जो हम बार बार कहते हैं ना, पैसा नहीं था। ठीक है, उसको थोड़ा ढंग से समझते हैं। क्यों लोग इतने गरीब थे, क्यों लोगों के ऊपर इतनी इकोनॉमिक डिफिकल्टी थी, उसको समझते हैं। ठीक है, क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट है वॉर्स। भाई अब सरकार अगर हमेशा वॉर ही लड़ती रहेगी तो क्या होगा? वॉर लड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? एक बार आप मुझे खुद सोच के बताओ, वॉर लड़ने के लिए क्या चाहिए? वॉर ऐसी लड़ा जा सकता है क्या बिना पैसे के? वॉर लड़ा जा सकता है क्या बिना पैसे के लिए? वॉर लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रुपए चाहिए होते हैं। रुपए नहीं, उनको तो लीवर चाहिए थे। लीवर क्या है? लीवर है वहां की करेंसी। लीवर वहां की करेंसी थी। जैसे हमारे यहाँ पे रुपए चलता है, अमेरिका में, यूएस में डॉलर चलता है, ठीक है, यूरोप में कई जगह यूरो चलता है, ऐसी उस टाइम पे फ्रांस में क्या चलता था? लीवर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती है, फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, स्पेलिंग ठीक लिख देना बस। ठीक है, तो क्या होता है जब आप वॉर लड़ोगे तो आपको कुछ चाहिए पैसा, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे? उधार मांगोगे कि भाई मुझे वॉर लड़ना है। अब मान लो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाए, बार बार ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान से तो हम आराम से जीत जाएंगे वॉर में। क्यों कहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है वॉर लड़ने के लिए। क्या होगा अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाए, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाए, तो इंडिया के पास तो खूब पैसा है अभी लड़ने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान क्या करेगा? वो चाइना से पैसा मांगेगा, जैसे हमेशा करता है, चाइना से पैसा मांगेगा। चाइना उसको क्या देगा? लोन की तरह पैसा देगा। ऐसा थोड़ी कहेगा क्या कि जा रख ले खुश रह। वो क्या करेगा? लोन की तरह पैसा देगा, और वो लोन कभी ना कभी पाकिस्तान को चुकाना तो पड़ेगा। तो यही उस सरकार ने, उसी राजा ने किया था कि उसके ब्रिटेन के साथ इतने सारे वॉर चल रहे थे, लगातार वो वॉर लड़े जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसे अमेरिकन कॉलोनीज ना फ्री करानी थी। उसका कॉमन एनिमी था ब्रिटेन। तो उसने क्या किया? अमेरिका में कुछ कुछ कॉलोनीज में अमेरिका के साथ हाथ मिलाया और कहा चलो ब्रिटेन को बाहर निकालें, ब्रिटेन को वॉर हराते हैं। उससे हुआ क्या? फ्रांस के ऊपर कर्जा हो गया इतना, और 1 बिलियन लीवर्स का कर्जा और हो गया। तो एक टोटल पहले से ही कर्जा चल रहा था, और टोटल कर्जा कितना पहुंच गया? 2 बिलियन लीवर्स। बहुत होता है 2 बिलियन, मतलब उस टाइम के हिसाब से सोचें, 1 बिलियन में 100 करोड़ रुपए होते हैं। अगर मैं पूछूं कि 1 बिलियन में कितने रुपए होते हैं, तो 100 करोड़। सोचो 2 बिलियन उस टाइम पे, हम कब की बात कर रहे हैं? ये बात हो रही है 1789 के आसपास की। इतना पैसा इसने जब कर्जे में डाल दिया था अपनी इकोनॉमी को। ठीक है, और ये ऐसा नहीं था कि लुई 16 ने डाला था, ये वॉर चले जा रहे थे। लुई 16 तो बेचारा फंस गया था, उसको ना तो रूल करना आता था ठीक से, और उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अपनी कंट्री को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे निकालूंगा। उसे यही नहीं समझ में आ रहा था। वो तो बेचारा बस
रूल कर रहा था, ठीक है। एक बार इरेज कर देते हैं फिर चलते हैं। तो ठीक है, वॉर से क्या हुआ, डेट, इसे डेट पढ़ते हैं, डेब्ट नहीं पढ़ते, लेकिन डेब्ट का मतलब वही है, लोन, कर्जा, ठीक है। तो वॉर की वजह से जो ब्रिटेन से लगातार वॉर्स लड़ रहा था फ्रांस, उसकी वजह से उसके ऊपर हो गया था कर्जा। तो कर्जे में क्या होगा, परेशानी होगी। जब एक बात सोचो, वॉर लड़ना है, वॉर लड़ने के लिए चाहिए पैसा, क्या चाहिए, पैसा। पैसा है नहीं तो क्या लोगे आप, लोन। अब ये लोन चुकाना भी तो है, तो लोन कहाँ से चुकाओगे। हमने अभी पढ़ा भाई, फर्स्ट एस्टेट तो देगा नहीं, सेकंड एस्टेट देगा नहीं, बचा कौन, तो इसी को फिर से पीस देंगे, जो ये थर्ड एस्टेट है ना, इसी को पीसेंगे। तो क्या होगा, अब टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। अब टैक्सेस को बढ़ा दिया जाएगा जिससे कि ये लोन चुकाया जा सके, हमारी इकोनॉमी को रन किया जा सके। तो वॉर्स की वजह से हुआ डेट, और आगे क्या हुआ, टैक्स, फिर से फ्लॉड टैक्सेशन पॉलिसी। फ्लॉड का मतलब होता है जिसमें कुछ गलती हो, तो टैक्सेशन पॉलिसी ही खराब थी। क्या खराब थी, अभी हमने पढ़ा, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट, इनके पास पूरी इकोनॉमी की 40% वेल्थ थी। एक तरीके से आप कह सकते हो 40% पैसा इकोनॉमी का किसके पास था, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट, क्लर्की के पास और नोबिलिटी के पास। पैसा तो इतना था, लेकिन टैक्स ये बिल्कुल नहीं देते थे, उल्टा ये टैक्स वसूलते थे। टैक्स का बर्डन किसके ऊपर था, थर्ड एस्टेट के ऊपर टैक्स बर्डन था, ठीक है। तो टैक्स वॉज इंक्रीज टू कवर डेट, एक तो टैक्स लेना भी इन्हीं से है, थर्ड एस्टेट वालों से, और अब क्या करेंगे, अपने वॉर को फंड करने के लिए ज्यादा टैक्स लेंगे इनसे, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, इकोनॉमिक कॉस्ट, थर्ड पॉइंट समझ में आया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस देखते हैं, सब्सिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि सब्सिस्टेंस अभी समझेंगे, पहले एक बार ना कहानी समझते हैं कैसे ये क्राइसिस आई। तो क्या होता है, 1715 से लेके 1789, ये कौन सा ईयर है, एक बार मुझे बताओ जल्दी से, जो सबसे पहले बताएगा। मैं ऑनलाइन उसे कुछ प्राइस तो नहीं दे सकता, लेकिन चलो शाबाशी जरूर दे सकता हूँ। एक बार जल्दी से बता दो, 1789 कौन सा ईयर है, क्या हुआ था इस साल, फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 1715 से लेके 1789 तक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स कम होगी या ज्यादा होगी, ऑब्वियसली ज्यादा लोगों को ज्यादा खाना चाहिए खाने के लिए। अब डिमांड तो फूड ग्रेन की बढ़ गई, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। जब हमें ज्यादा खाना चाहिए तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा ना उसका। खाने वाले, वो जो कहावत है ना, एक अनार 100 बीमार, तो खाने वाले तो इतने हैं, प्रोडक्शन हमारा बढ़ नहीं पा रहा, तो प्राइस ऑफ ब्रेड क्या होगा, बहुत जल्दी बढ़ेगी, रोज रैपिडली। तो फ्रांस में क्या होता है, ब्रेड के प्राइसेस बहुत जल्दी से बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। और ये था यार स्टेपल डाइट, जैसे हम इंडिया में रोटी खाते हैं, वहां पे वो लोग ब्रेड खाते हैं। अब बिना रोटी के क्या आपका काम चल सकता है क्या, रोटी चावल के, ठीक है। ब्रेड के प्राइसेस तो बढ़े जा रहे हैं, लेकिन वेजेस बढ़ नहीं रही हैं, वेजेस तो उतनी की उतनी है, तो क्या होगा। अच्छा, और क्या होता था, कभी कभार ड्रॉट और हेल भी आ जाता था। ड्रॉट क्या होता है, सूखा, हेल क्या होता है, स्टॉर्म आ जाना, वो जो ओले पड़ते हैं ना। तो डॉट और अगर हेल, मतलब सोचो जैसा इतना बुरा सब चल रहा है कि प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं ब्रेड के, वेजेस बढ़ नहीं रही, और एक और बुरी चीज हो जाए, ड्रॉट आ जाए या हेल आ जाए, कुछ भी एक चीज हो जाए, जैसे हमारा अभी ये वाला 2020 का साल निकल रहा है, कभी कोरोना आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, अभी लग रहा है कि इंडिया चाइना का भी वॉर हो जाएगा, तो सारी चीजें गलत होती जा रही हैं। तो ऐसी सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी ऐसी आई थी कि ड्रॉट और हेल भी आ गया अगर मान लो, तो क्या होगा, फिर आएगी सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इसका क्या मतलब होता है, एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन, एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का क्या मतलब होता है कि मुझे जीने के लिए, मुझे जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना है ना, खाना खाने की जरूरत पड़ेगी। अगर इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए कि मैं खाना भी अफोर्ड ना कर पाऊँ, अपनी फैमिली को और खुद को खाना भी ना खिला पाऊँ, उसको क्या कहते हैं, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो एक और इकोनॉमिक फैक्टर हमें मिल गया, इकोनॉमिक कॉज मिल गया, सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी आ गई थी। इस वजह से भी लोग गुस्से में बैठे थे और फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहें तो जल्दी से कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉजेस क्या थे, एक तो वॉर्स था, दूसरा टैक्स, गलत टैक्स पॉलिसी थी, और तीसरा सब्सिस्टेंस क्राइसिस। चलो ठीक है, ये वही है, बेचारों के पास ब्रेड के लिए पैसे नहीं है, खाएंगे कैसे, ठीक है। कल्चर का मैंने आपको मतलब बताया था ना, कि कुछ थिंकर्स ऐसे आ जाएं कि वो या तो किताब ऐसी लिख दें कुछ, या फिर न्यूज़पेपर्स में कुछ ऐसा लिख दें कि लोगों में आइडियाज आने शुरू हो जाएं, लोगों में आइडियाज आने शुरू हो जाएं, कि वो ये लिख दें कि राजा गलत कर रहा है, तुम राजा के खिलाफ खड़े हो, ठीक है। तो लोगों में आइडिया आ जाएगा ना, तो इसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल कॉज भी कहते हैं, कल्चरल कॉज को क्या कहते हैं, आइडियोलॉजिकल कॉज भी कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था मिडिल क्लास, मिडिल क्लास थर्ड एस्टेट, कॉमनर्स के एस्टेट में जो तीसरा हमने यहाँ पे इस तरफ को पढ़ा था, वो था मिडिल क्लास। एक कल्चरल कॉज का पहला फैक्टर है
राइज ऑफ मिडिल क्लास की धीरे धीरे लोगों ने बिजनेस करना शुरू किया, पढ़ना लिखना शुरू किया। तो जो लोग मिडिल क्लास बन गए ना, उनके पास एजुकेशन की फैसिलिटी थी। और जब आप पढ़ लिख जाते हो तो आपके पास एक्सेस हो जाता है किसके लिए? आइडियाज के लिए, नए आइडियाज के लिए। क्या होता है, मैं एक बार रीड कर लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो 18th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ न्यू सोशल ग्रुप, जिसका नाम था मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1700 वाली। लोग कॉमनली एक मिस्टेक करते हैं, उन्हें लगता है 18th सेंचुरी है तो मतलब 1800 वाली सदी। नहीं, उससे पहले वाली जो एक सदी होती है ना, रीजन कभी बाद में बताऊंगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक, कभी भी लगा के देख लेना, ठीक है। तो एक नया सोशल ग्रुप आता है जिसका नाम होता है मिडिल क्लास। ये कौन होता है? इन्होंने ना पैसा कमा लिया होता है। हमने भी पढ़ा था ना, मिडिल क्लास वाले लोगों के पास पैसा था लेकिन सोशल स्टेटस नहीं था, इसलिए वो लोग रिवॉल्ट कर रहे थे। तो इन्होंने पैसा कमाया होता है कैसे? एक तो ट्रेड करके, ओवरसी ट्रेड करके। मर्चेंट्स होते हैं ना जो बाहर से सामान लाते हैं, फ्रांस में बेचते हैं, फ्रांस से सामान लेके जाते हैं बाहर बेचते हैं। ओवरसीज ट्रेड करके पैसा कमाया था, और गुड्स को मैन्युफैक्चर करके, कुछ सामान बनाकर और बेचकर पैसा कमाया था। इस ग्रुप में कौन कौन था मिडिल क्लास में? मर्चेंट्स थे जो ट्रेड करते थे, मैन्युफैक्चरर्स थे जो ये गुड्स बेचते थे, लॉयर्स थे जो लोग पढ़ लिख के अच्छे लॉयर वगैरह वकील बन गए थे, डॉक्टर्स भी थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी थे। लेकिन एक चीज याद रखना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हाई रैंकिंग नहीं है, जो नीचे की रैंक्स पे काम करते हैं। हाई रैंकिंग वाले कौन थे? जो सेकंड स्टेट में काम करते थे, ये हैं थर्ड स्टेट वाले, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये लोग पढ़ लिख चुके हैं, एजुकेटेड हैं, इनके पास है एक्सेस न्यू आइडियाज का। न्यू आइडियाज मतलब, किसी ने एनलाइटनमेंट के बारे में सुना है? एनलाइटनमेंट में क्या होता है? नए आइडियाज आए थे लोगों को अलग अलग फील्ड में, तो उनको एनलाइटनमेंट के आइडियाज के लिए एक्सेस मिल गया, मतलब पढ़ने को मिल गया इस मिडिल क्लास को। तो उन्होंने क्या पढ़ा कि भाई एक नई सोसाइटी बनानी पड़ेगी। क्या पढ़ा उन्होंने मिडिल क्लास ने? एक नई सोसाइटी बनानी पड़ेगी, और वो सोसाइटी कैसे काम करेगी, वो सोसाइटी कैसे फंक्शन करेगी? वो फंक्शन करेगी कि सोशल पोजीशन बेस्ड ऑन मेरिट, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं राजा का बेटा हूं तो मैं ही राजा बनूंगा। क्या होगा? जो भी लायक होगा राजा बनने के वो राजा बनेगा, जो भी लायक होगा पीएम बनने के वो पीएम बनेगा, जो भी लायक होगा कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल बनने के वो पोस्ट पाएगा। तो हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जहाँ पे हो फ्रीडम, जहाँ पे हो फ्रीडम, आजादी हो, इक्वल लॉज हो, सबके लिए एक जैसे लॉज हो। ऐसा ना हो कि नोबिलिटी के लिए अलग लॉज हो, टैक्स किसी पे लगे किसी पे ना लगे, सब पे लगे टैक्स, सारे लॉज सब पे इंप्लीमेंट हो। और लास्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। अगर हम चाहें तो थर्ड स्टेट का बंदा भी कुछ अच्छा करना चाहे तो वो अच्छा कर सकता है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए सबको, ठीक है। तो ये कल्चरल कॉज थी। एक और कल्चरल कॉज थी रोल ऑफ फिलोसफर्स। रोल ऑफ फिलोसफर्स में एक बार ये वाली स्लाइड में शेयर करूंगा, पढ़ना। ये अलग अलग फिलोसफर्स थे। फिलोसफर्स का मतलब होता है कि जो लोग सोचते हैं और किताबों में उन आइडियाज को लिखते हैं, ठीक है। फिलोसफी एक अलग फील्ड है, ठीक है, नए आइडियाज को लेके आना। तो एक जॉन लॉक था, ये मैं फिर से अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, जिसने ये इंग्लिश फिलोसफर थे, ब्रिटेन के फिलोसफर थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें इन्होंने एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क का, ये मैं सारी की चीजें अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। आपको दो चीजें जरूर करनी है। एक तो आपको सबसे पहला काम करना है एनसीईआरटी का, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। एनसीईआरटी का पेज, फ्रेंच रेवोल्यूशन जहां से शुरू हो रहा है वो पेज पढ़ना है। और उसके बाद इसमें एक टॉपिक है सेक्शन 1, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इस पूरे टॉपिक में इन्होंने कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा रखे हैं, ठीक है। पॉइंट्स में अरेंज नहीं किए हुए थे, रैंडमली कुछ भी पढ़ाया हुआ था। इसलिए जब हम आंसर लिखते थे ना तो कुछ भी पैराग्राफ में हम ऐसे ऐसे लिखते रहते थे। लेकिन अब जब क्वेश्चन आएगा व्हाट वर द पॉलिटिकल कॉजेज या व्हाट वर द सोशल कॉजेज या व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो हम उनको बहुत ही तरीके से लिखेंगे। पहले देंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेफिनेशन, एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर आएगा पॉलिटिकल कॉज, फिर आएगा सोशल कॉज, फिर आएगा तीसरा इकोनॉमिक कॉज, फिर आएगा चौथा कल्चरल कॉज। और इनमें बहुत सारे सब पॉइंट्स, तो पॉइंट्स में लिखेंगे। जैसे पॉलिटिकल हमने लिख दिया, इसको अंडरलाइन करेंगे और फिर उसके नीचे सब पॉइंट्स। ऐसी सोशल में सब पॉइंट्स। तो बेटा पॉइंट्स में अच्छे से लिखोगे तो हो ही नहीं सकता कि एग्जामिनर आपका मार्क्स काट ले उस क्वेश्चन में। और ऐसे यही फर्क बन जाता है 80 और 100 में, ठीक है। बहुत, मैं सच में बता रहा हूँ, इजी है स्कोर करना 90-95 के आसपास। 100 फुल मार्क्स स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन 90s तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप एक चीज करते रहो, लर्न, आप हमारे साथ कर ही रहे हो, जो लर्न कर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो लर्न कर रहे हो उसको फिर रिवाइज करो और उस पर टेस्ट दो, लिख के देखो कि मैं जो पढ़ा है मैं उसको लिख भी पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा, ठीक है। तो आपका क्या काम है, क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को मैं शेयर भी कर दूंगा, लिखना चाहो अभी लिख लो एक बार।
भले ही अगर लिख के ना देखो, सोच के देखना क्या आप इन क्वेश्चंस के आंसर आप अच्छे से लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। ट्रेस द इवेंट विच लेड टू द फॉल ऑफ बेस्टिल। ठीक है, बताना है बेस्टिल फोर्ट कैसे फॉल होता है, हमें बताना है। 14 जुलाई से कहानी शुरू करनी है। 14 जुलाई 1789 को होता क्या है कि राजा ऑर्डर करता है कि अपनी सेना को वहां पे मार्च करो सिटी के अंदर, और फिर आगे की पूरी कहानी की एक रूमर फैलता है और ऐसे ऐसे होता है। तो ये फॉल ऑफ बेस्टिल की कहानी इसमें बतानी है। एक्सप्लेन द कॉजेज दैट लेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। अच्छा, अब ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा कौन सा कॉज। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो ये काफी ज्यादा नंबर के लिए आएगा। ठीक है, तो आपको इसमें चारों कॉजेज बताने हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, चारों कॉजेज बताने हैं। एक्सप्लेन द स्टेट सिस्टम ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। स्टेट सिस्टम कौन सा है जो हमने सोशल कॉज में पढ़ा था, ये कह रहा है वो एक्सप्लेन करो। और लास्ट है व्हाट वाज द रोल ऑफ फिलोसफर्स एंड थिंकर्स इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन बाय एग्जांपल्स। ये वाला अभी मैंने ढंग से पढ़ाया नहीं है तो अभी आप ये छोड़ सकते हो, लेकिन इन 3 क्वेश्चंस को बेटा एक बार सोच के जरूर देखना कि आप इसका आंसर लिख पाओगे एग्जाम में अगर आएगा या नहीं लिख पाओगे। अगर नहीं लिख पाओगे तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे आपको बताने की कि कैसे अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।